नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के अफेयर्स को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसकी सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है और ये पैसे आते हैं बजट से। अब हमारे देश में क्या है कि अगर बजट पास ना हो तो सरकार गिर जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है। लेकिन जब अमेरिका में सरकार बजट पास करने में असफल हो जाती है तो इसे हम गवर्नमेंट का शटडाउन कहते हैं। इसे वहाँ पे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। आप ये देख सकते हैं कि ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको पोस्ट करते हुए बताया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट शटडाउन फिर से हो गया है और ये ट्रंप के काल में तीसरा गवर्नमेंट शटडाउन है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने जो भी एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करने में ढंग से काम नहीं कर पा रही। आप देखेंगे कई सारे न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गवर्नमेंट शटडाउन आखिर है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत और अमेरिका में जो बजट का प्रोसेस होता है हम उसका एक थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि जो मेन डिफरेंस है अमेरिका के शासन प्रणाली में और भारत के शासन प्रणाली में वो क्या है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका में आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जबकि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर होता है इन दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में आपको एक समन्वय देखने को मिलेगा। तो ये जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है उसके पीछे का एक कारण आज के इस अमेरिकी शटडाउन से भी हम समझेंगे कि कैसे इस शटडाउन जैसे प्रावधान से हम बच जाते हैं संसदीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि अमेरिकी सरकार का शटडाउन जो है वो क्या है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों आखिरकार सरकार का शटडाउन होने का मतलब ये होता है कि जब अमेरिकी कांग्रेस जो है वो बजट या कोई भी अस्थायी फंडिंग पास करने में असफल हो जाती है और राष्ट्रपति उस बजट पर हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं तो इसको हम सरकार का शटडाउन कहते हैं। और जो भी सरकार के गैर आवश्यक कार्य हैं, जो नॉन इसेंशियल सरकार के फंक्शंस हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट शटडाउन। तो दरअसल ये जो शटडाउन है इसका एक कानूनी आधार भी है। आप देखेंगे अमेरिका में एक एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है 1884 का। इसमें यह कहा गया है कि बिना बजट के मंजूरी के सरकार कोई भी खर्चा नहीं कर सकती। जो आवश्यक सेवाएं हैं वो तो चलती रहेंगी, जैसे सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इसके अलावा जो गैर आवश्यक सेवाएँ हैं उसमें हमें एक विराम देखने को मिलता है, वो सारी सेवाएं बंद हो जाती हैं। तो अभी जो 1 अक्टूबर को जो 2025 में जो शटडाउन हुआ है उसके क्या कारण थे, तो अगर हम इसके कारण को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले 3-4 जो ऐसे मुख्य विवाद के बिंदु थे जिसकी वजह से शटडाउन हुआ। एक तो खर्च की सीमा पे लेकर विवाद था, खर्च में कटौती करने को लेकर विवाद था। दूसरा आप देखेंगे अमेरिकी सरकार का जो विदेशी सहायता वाला जो एस्पेक्ट है उसकी वजह से भी इस साल के बजट में ये व्यवधान उत्पन्न देखने को मिला है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार में जो स्वास्थ्य सीमा सब्सिडी है उसको लेकर भी हालिया जो शटडाउन है उसके पीछे का एक कारण है। और जो राजनीतिक राइडर्स हैं ये भी इस शटडाउन के पीछे के कारण बताए जा रहे हैं। अब इस शटडाउन से आप देखेंगे लगभग 9 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना वेतन छुट्टी पर चले गए हैं और फिर 7 लाख आवश्यक सेवाओं में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको बिना वेतन काम करना पड़ेगा। यानी कि 9 लाख कर्मचारी तो बिना वेतन के छुट्टी पर चले गए, वहीं 7 लाख जो आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको बिना वेतन के काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि जब शटडाउन होता है तो गवर्नमेंट की जो आवश्यक सेवाएं हैं ये चलती रहती है, वहीं जो गैर आवश्यक सेवाएं हैं ये गैर आवश्यक सेवाएं बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे 7 लाख अभी जो कर्मचारी हैं वो बिना वेतन के काम करेंगे। तो इस शटडाउन का किन किन क्षेत्रों पे असर पड़ा है और किन किन पर नहीं पड़ा है, हम इस पर एक बारी नज़र डाल लेते हैं। तो प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, फिर उसके बाद आपका CDC है, फिर NIH है। प्रभावित नहीं होने वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर है, मेडिकेयर जैसी जो अनिवार्य योजनाएं हैं जो कि आवश्यक सेवाओं में आती है उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और इस तरीके से जो चालू रहती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, वायु यातायात नियंत्रण जैसी जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो अभी चालू है। तो दोस्तों ये जो शटडाउन है इसका अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1974 में एक कांग्रेशनल बजट एक्ट बना था और इसी बजट एक्ट से समय सीमा तय हुई थी कि इस समय सीमा के अंदर बजट को पास करना होता है। 1980-81 में आप देखेंगे जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे सिविल एट्टी, उनके कानूनी मत से ये जो अभी शटडाउन आपको देखने को मिला है उसकी परंपरा 1980-81 में शुरू हुई थी।
अगर हम प्रमुख शटडाउन की बात करें जो अमेरिका के इतिहास में रहे हैं, उसमें आप 1995-96 में देखेंगे 21 दिन का शटडाउन लगा था क्लिंटन बनाम रिपब्लिकन कांग्रेस के काल में। 2013 में आप देखेंगे ओबामा के काल में भी 16 दिन का ये जो शटडाउन है वो हुआ था। उस टाइम पे ओबामा केयर विवाद हमें देखने को मिला था। 2018-19 में ये जो ट्रंप का काल है, इसमें 35 दिन का आपको शटडाउन देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक का सबसे लंबा शटडाउन था। और हालिया जो शटडाउन हुआ है ये ट्रंप के काल में तीसरा शटडाउन है। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे खर्चों को, अपने लोगों के विश्वास को जीतने में उतने तरीके से अभी सफल नहीं हुई है, जिस वजह से ये शटडाउन हमें देखने को मिला। तो आखिरकार इस शटडाउन के मुख्य प्रभाव क्या है? अगर इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें तो जाहिर सी बात है जीडीपी पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। जो निवेश है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि पैसे ही नहीं मिलेंगे तो निवेश कहाँ से होंगे। प्रशासनिक इसके प्रभाव की बात करें तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पे असर पड़ेगा। जो परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं में एक बाधा आएगी, और जो भी रिसर्च कार्य चल रहे हैं अमेरिका के अंदर रुक जाएंगे, क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिल पाएगी। इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें तो स्वास्थ्य और अनुसंधान सेवाएं जो हैं उसमें एक बाधा ज़रूर आएगी, और गरीब वर्ग पर इसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करें तो इस कदम से जनता का सरकार पर भरोसा कम होता हमें दिखेगा। तो ये कुछ प्रभाव है अमेरिकी शटडाउन के, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका की ये जो शटडाउन प्रक्रिया है इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हम देखेंगे हमारे और अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था में ही मूलभूत अंतर है। अमेरिका में आपको राष्ट्रपति प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रपति एकदम अलग अलग होते हैं, यानी कि वहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में हमें एकदम बिल्कुल अलगाव देखने को मिलता है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। वहीं आप देखेंगे भारत में हम संसदीय प्रणाली को अपनाते हैं। संसदीय प्रणाली के अंदर आप देखेंगे जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है, इसमें हमें एक समन्वय देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, क्योंकि विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, और कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं विधायिका के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका जुड़ी हुई होती है, और अमेरिकी प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अमेरिका में बजट पास नहीं होने पर शटडाउन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर बजट पास नहीं होता है तो बजट पास नहीं होने की स्थिति में सरकार गिर जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरकार ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है। इसके अलावा भारत में एक लेखानुदान का, जिसको हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, तो इसका भी एक प्रोविज़न है, यानी कि सरकार जब बजट का प्रोसेस लेके शुरू करती है तो उसको बजट को पास होने में टाइम लगता है। तो इस बीच के टाइम के 2 महीने के लिए हम देखते हैं सरकार को एक लेखानुदान मिलता है, और इस 2 महीने के खर्च में यही लेखानुदान काम आता है। तो हमारे यहाँ पे ये जो खर्च है उसमें कोई भी बाधा नहीं आती, लेखानुदान के माध्यम से खर्च चलता रहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत में शटडाउन जैसी स्थिति तो संभव नहीं है। तो ये भारत और अमेरिका में थोड़ा सा मूलभूत अंतर है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस पूरी चर्चा का दोस्तों निष्कर्ष ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी शटडाउन ये ज़रूर दिखाता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कार्यपालिका है और विधायिका है, इन दोनों के बीच अगर अलगाव है तो ये कभी कभी शासन को ठप भी कर देता है। वहीं भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका और विधायिका की जो समन्वय है, जो उनकी एकजुटता है, ये प्रशासनिक निरंतरता को सुनिश्चित करती है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको राजनीतिक अस्थिरता ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, और जब गठबंधन सरकार होती है तो गठबंधन सरकार में किसी भी पार्टी का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में निकल के जाना काफ़ी ज़्यादा संभव होता है। इस वजह से हमें राजनीतिक अस्थिरता की समस्या हालांकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से ये कहा जाता है कि भारत की संसदीय व्यवस्था शटडाउन जैसी आर्थिक व प्रशासनिक बाधाओं से ज़रूर सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे जो संसदीय व्यवस्था चल रही है उसमें राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम भी रहता है, और बार बार सरकार बदलने का खतरा भी रहता है। तो अगर आपको दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में डिफरेंस समझना है तो आप अपने स्क्रीन के राइट कॉर्नर में जाए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो मेरे लक्ष्मीकांत की वीडियो है वो आपको मिलेगी। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में इन दोनों सिस्टम की तुलना की है कि किस तरीके से संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपतीय व्यवस्था के से जो है वो अलग है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में संसदीय व्यवस्था ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, सुचारू रूप से काम करेगी। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस मेंस का सवाल लिख सकते हैं कि अमेरिका में बार बार होने वाले सरकारी शटडाउन और भारत में बजट पारित करने की प्रक्रिया की तुलना कीजिए। क्या भारतीय संसदीय प्रणाली प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने में अधिक सक्षम है? ये 250 शब्द में आपको आंसर लिखना है। इस आंसर को लिखने के बाद आप मेरे आंसर राइटिंग ग्रुप वाले उसमें पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सेशन को जाने से पहले दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।
इसके PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।